हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे अपने अपने प्लेसेस पर। तो हमारा हिमालयन सीरीज का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज दार्जिलिंग। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस डेस्टिनेशन है इंडिया में, और ईस्टर्न हिमालय का इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। आप इसको गेटवे ऑफ टूरिज्म फॉर नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं। हालांकि इट इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है। आप लोग अगर फिल्म में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बहुत फेमस गाना रहा है, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था, और इसमें इनके को एक्टर अजीत भी थे। वर्डिंग है मेरे सपनों की रानी, बहुत फेमस सॉन्ग रहा है। और दूसरा एक इंडियन फिल्म आई थी बर्फी, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की। तो दीज आर द ये दो एग्जांपल हैं दार्जिलिंग हिल स्टेशंस के, जो बॉलीवुड से मैंने बताया। और भी कई शूट्स यहाँ पर हुए हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, लेकिन ये दो बहुत फेमस एक आप कह सकते हैं कि शूट हैं दार्जिलिंग के, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत फेमस हिल स्टेशन है। बर्फी फिल्म की काफी शूटिंग जो है यहाँ दार्जिलिंग में हुई है। खैर, आगे बात करते हैं। दार्जिलिंग का जो लोकेशन है, दार्जिलिंग लोकेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, ठीक वेस्ट बंगाल के अपर पार्ट में, जहां से ईस्टर्न हिमालय टच करते हुए से निकलता है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में यहाँ इस हिस्से में नीचे की ओर जो है यहाँ पे दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है, जो दार्जिलिंग गोरखालैंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये दार्जिलिंग का डिटेल मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पे दार्जिलिंग को लोकेट दिखाया गया है, ठीक सिक्किम के साथ इसका बॉर्डर, नेपाल के साथ इसका बॉर्डर टच करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी है यहाँ इंडिया में। अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये 2000 मीटर की हाइट पर है। एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं हिमालय के हिल स्टेशंस की, तो हिमालय के जनरली जो हिल स्टेशंस हैं, अधिकतर की जो हाइट है, वो आइडियल जो हाइट होती है वो 2000 टू ऑलमोस्ट 2000 नहीं कह सकते, 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक होती है। उसका कारण क्या है कि अबाउट द 3000 मीटर जनरली ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हाइट के साथ ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जो ज्यादा हाइट के जो स्टेशंस होते हैं, जो सिटीज होते हैं, वो आइडियल हिल स्टेशन नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोगों के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पर प्लेजेंट क्लाइमेट रहता है, एक जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो अच्छी होती हैं इस टाइप के हाइट्स के स्टेशंस पर। और ये फेमस है अपनी टी इंडस्ट्री के लिए। दार्जिलिंग अपनी टी के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। कंचनजंगा का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है वो K2 है, और जो K2 जो है वो POK में है, दैट इज अ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें जो है लोकेटेड है। और कंचनजंगा का व्यू यहाँ से क्लियर दिखाई देता है, जो हिमालय में हाईएस्ट पीक में से एक है, और वर्ल्ड की ये थर्ड हाईएस्ट है। जो फर्स्ट है दैट इज द माउंट एवरेस्ट, यू नो वेरी वेल। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन, और थर्ड जो है वो कंचनजंगा है। और इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे काफी फेमस है, जो टॉय ट्रेन यहाँ पर चलती है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को के बारे में आप देखेंगे तो शिमला में भी इसके बारे में जिक्र आएगा। तो मैं यूनेस्को के बारे में एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। सेपरेट वीडियो में यूनेस्को वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कैसे लिस्टेड करती है, और इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। दार्जिलिंग जो है, मैंने बताया कि वो हेडक्वार्टर है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। जो एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको स्टेटस दिया गया है गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली में क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में ये बताया गया है कि ये प्रोविजन किया गया है कि कुछ स्पेशल स्टेट्स में, कुछ स्पेशल राज्यों में, विशेष राज्यों में, जो कोई भी किसी खास परिस्थिति में, किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक पर्टिकुलर एरिया को वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है उसको दर्जा दिया जा सकता है, उसको स्टेटस दिया जा सकता है। इसकी कुछ अपनी ऑटोनॉमी होती है, यानी कि विद इन स्टेट अलग से टेरिटरी बन जाती है, जिसकी
खुद की कुछ ऑटोनॉमीज होती हैं, तो ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन किया गया है। तो उसी के तहत यहाँ पे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग है, इनको मिलाकर यहाँ पे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बनाया गया है, और साथ ही साथ इंडिया का पॉपुलर डेस्टिनेशन है, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, कि दार्जिलिंग का सेटअप कैसे हुआ। एक्चुअली दार्जिलिंग सेट होता है कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश राज में। तो जैसे मैंने बताया कि ये इसको एज अ टाउन ये स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। इसको यहाँ पर एक्चुअली एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक सेरेटोरियम के तौर पर यहाँ पे इसको सेटअप किया गया था, कि एक आर्थर कैंपबेल थे, जो सर्जन थे कंपनी में, और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट नेपियर थे, जिन्होंने यहाँ पर इसको हिल स्टेशन के तौर पे सेटअप करने का उनको क्रेडिट ज्यादा है। एक्चुअली में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने क्योंकि पहले पहले ब्रिटिशर्स ने अपनी जो कैपिटल है वो कोलकाता बनाया था, जो आज कोलकाता है, पहले कलकत्ता होता था वेस्ट बंगाल में। 1911 तक कलकत्ता ने इंडिया की कैपिटल के तौर पर सर्व किया है। तो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, क्योंकि दार्जिलिंग आपको पता है, तो ये नजदीक था यहाँ से, कलकत्ता से काफी। तो एक रीजन था इसको सेटअप करने का। और सेरेटोरियम में क्या रहता था कि जो लंबी बीमारी के जो पेशेंट हुआ करते थे, जो लंबी बीमारी के मरीज हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे, तो उनको यहाँ रखा जाता था। तो बाद में धीरे धीरे एक डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप होने लगा। खैर एनीवे, आप हिस्ट्री में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। बाद में इसमें जो है कमर्शियल यहाँ पे कल्टीवेशन किया गया टी का, क्योंकि यहाँ पे टी के लिए काफी अनुकूल, या उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए एक आइडियल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती है, क्योंकि इसमें हिली है, तो हिली स्लोप पर जो है जेंटल स्लोप रहता है, जहाँ पे जनरली जेंटल तो आप नहीं कह सकते हैं, मतलब स्टीप स्लोप रहता है। और यहाँ पर टी कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो डेज होते हैं, अधिकतर डेज जो है वो कोहरा फ्री होते हैं, मतलब फॉग नहीं होता है, कम होता है। तो टी को ऐसा एरिया चाहिए होता है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल ठीक ठाक होता है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पे रेनफॉल ठीक होता है। तो जो टी होता है उसके लिए ऐसी आइडियल कंडीशन चाहिए थी, उसको मॉइस्चर की और एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज्यादा जो है जरूरत रहती है। तो उस टाइप की कंडीशन यहाँ पर रहती है, तो टी का कल्टीवेशन दार्जिलिंग में किया जाता है। तो ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शुरू किया था। ब्रिटिशर्स ने एनकरेज किया था यहाँ की टी इंडस्ट्री को, और यहाँ लोगों को लाकर बसाया, और जो ब्रिटिशर प्लांटर्स थे उनको यहाँ सेटल्ड किया। इसके रिजल्टेड क्या हुआ कि जो दार्जिलिंग है वो इंटरनेशनल फेमस हो गया अपनी टी के लिए। अब यहाँ की डेमोग्राफी की बात करें तो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये एक तरफ से नेपाल से, भूटान से, ऊपर सिक्किम से लगता है। तो और क्योंकि बंगाल का पार्ट है, तो यहाँ कई तरह की डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी रहती है, यानी कि कई तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे लेप्चा है, कंपा है, गोरखा है, नेवार है, शेरपा है, भूटिया है, बंगाली है, भूटिया। आपने सुना भी होगा, बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, इंडिया के फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं, और बहुत फेमस फुटबॉलर रहे हैं इंडिया के। तो ये सब जो है ये यहाँ पे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। अब टूरिज्म की अगर बात करें, क्योंकि हिल स्टेशन है, तो जाहिर सी बात है कि टूरिज्म यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टूरिस्ट जो इनफ्लो है दार्जिलिंग में, वो यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से थोड़ा अफेक्ट हुआ है टाइम टू टाइम। उसका कारण क्या है कि गोरखा जो रीजन है, तो गोरखा रीजन में लोगों ने यहाँ पे काफी एजिटेट किया है, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ा सा हिट हुई। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे टूरिज्म जो है वो साल दर साल डेवलप करता चला गया। उसका कारण क्या है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो ट्रेन है, जो रोड है, वो दोनों यहाँ पर जाता है, तो इसकी वजह से इम्पोर्टेंट एक पार्ट जो है हो जाता है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने से पहले एक अच्छा हिल स्टेशन है, तो काफी लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने लगा। दोनों इनफ्लो, दोनों टूरिस्ट चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, उनका इनफ्लो हुआ यहाँ पर। आज के दौर में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे फॉरेन डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों ही फ्रीक्वेंटली जो है दार्जिलिंग को विजिट करते हैं। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। वैसे जो दार्जिलिंग का जो तिब्बतियन वर्जन होता है, दार्जिलिंग का मतलब होता है द लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म, ऐसा भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। और कई फूड स्पेशलिटीज हैं इसकी, यहाँ पे मोमोज, आपकी भी किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो मोमोज एक प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट फूड होता है। स्टीम राइस यहाँ पर मिलते हैं, स्टिक राइस मिलते हैं। स्टीम फूड कई तरह का होता है जो इस रीजन में यहाँ पर काफी फेमस रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपने जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है दार्जिलिंग के, उनकी यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं। तो इसमें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है दार्जिलिंग के, उसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, टाइगर हिल है, बतासिया लूप है, घूम है, दार्जिलिंग मॉल है, शांति स्तूपा है, इसके अलावा दार्जिलिंग रोपवे है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ कई तरह की मोनेस्ट्रीज हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो जलपाईगुड़ी से शुरू होता है और दार्जिलिंग के बीच में एक नैरो गेज है। 3 तरह की ट्रेन होती हैं इंडिया में। ब्रॉड गेज ट्रेन चलती है जो जनरली आप जो ट्रेन देखते हैं, फिर एक मीटर गेज होती है, वो इंडिया में कहीं कहीं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चलती है, और जो तीसरी होती है वो नैरो गेज है। इंडिया में 3-4 जगह पर नैरो गेज ट्रेन चलती है, जिसमें शिमला, दार्जिलिंग और नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, जो ऊटी आपने सुना है उसमें। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो ये 88 किलोमीटर एक लंबा रेलवे ट्रैक है, जो 1879 से लेकर 1881 के बीच में यहाँ पर सेटअप किया गया। ब्रिटिश राज के दौरान इसको सेटअप किया गया था। और दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को 2 दिसंबर 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो है वो स्टेटस भी दिया गया। जैसे मैंने आगे चलकर हम लोग यूनेस्को पर एक वीडियो में बना दूंगा ताकि आप लोग समझ सके कि यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कैसे डिक्लेयर करता है, और इंडिया में फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो में आप बना दूंगा। लगभग इस जर्नी में लगभग 8 आवर्स का टाइम लगता है, और ये जो जर्नी है वो वैली से, लश ग्रीन फॉरेस्ट से, टी गार्डन से होती हुई निकलती है। और यहाँ से हम दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी तक का जो पूरा रीजन है उसको एकदम स्पेक्टिकुलर और आप कह सकते हैं पैनोरामिक व्यू के साथ इसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइगर हिल की। टाइगर हिल यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पीक है। इससे पूरा दार्जिलिंग दिखाई देता है, और इससे जो है कंचनजंगा के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक हैं, उसका व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। इस लेक्चर के बाद एक वेस्ट बंगाल टूरिज्म का जो दार्जिलिंग पे एक वीडियो बना है, उसमें सभी डेस्टिनेशंस को, सभी अट्रैक्शंस को दिखाया गया है। वो अट्रैक्शंस भी दिखाई गई है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के बाद इमीडिएट बाद वो वीडियो आपको यहीं इसी लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो हाइट है वो 2500 मीटर है, थोड़ा बाहर है सिटी से 13 किलोमीटर। और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि कंचनजंगा का व्यू यहाँ से मिलता है, और ईस्टर्न माउंटेन्स जो है देखी जा सकती हैं। इवन कुछ लोगों का कहना है कि माउंट एवरेस्ट भी यहाँ से देखा जा सकता है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। और टूरिस्ट यहाँ के सनराइज को एंजॉय कर सकते हैं। जो भी हिल स्टेशन पे जो भी ऐसी पॉइंट्स होते हैं, वहां से सनराइज और सनसेट को अच्छे से जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, वो बहुत क्लियर अपीयर होता है। नेक्स्ट जो है वो बतासिया लूप है। एक्चुअली बतासिया लूप रेलवे का एक ये जो टॉय ट्रेन है, उसका एक ऐसे यू टर्न टाइप इस तरह से बना हुआ है, इसको लूप कहा जाता है। तो रेलवे लूप है यहाँ पर। दार्जिलिंग रेलवे का इंजीनियरिंग का जो है एक अचीवमेंट है, एक नायाब आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का काफी इम्पोर्टेंट जो है करिश्मा है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है टॉय ट्रेन को एक इम्पोर्टेंट जो है अट्रैक्शन बना देता है, क्योंकि टॉय ट्रेन पूरा यू टर्न यहाँ से लेती है, पूरा घूम जाती है। और यहाँ से जो है थाहे टाउन रहता है, और उसका व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। जो कंचनजंगा का जो व्यू है, दार्जिलिंग के कई हिस्सों से कंचनजंगा का व्यू देखा जा सकता है। बतासिया लूप के ठीक बीचों बीच जो है बाद में आगे चल के आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1995 वहां पे एक वॉर मेमोरियल को सेटअप किया गया था। ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पूरा रेलवे ट्रैक यहाँ से आ रहा है घूमकर, और बीच में यहाँ पर जो है ये बतासिया लूप दिखाया, या बतासिया लूप ये पूरा बन रहा है, और बीच में वॉर मेमोरियल बना है। कंचनजंगा का व्यू नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ क्लाउडी ये फोटो है, तो इस वजह से इसमें आप नहीं देख पाएंगे।
ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पीछे आपको कंचनजंगा का व्यू यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है, एक पिलर बनाया गया है, और उसके सामने गोरखा रेजिमेंट का जवान यहाँ पर खड़ा है एसएलआर को लिए, जो शहीदों को नमन करते हुए जिसको दिखाया गया है। गोरखालैंड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस यहाँ पे 1995 में ये जो वॉर मेमोरियल है सेट किया था। और गोरखा के बारे में इंडियन आर्मी में काफी फेमस जो है कुछ बातें कही जाती हैं। जनरल मानेकशॉ रहे हैं, सैम मानेकशॉ। 71 का जब वॉर हुआ था, इंडो बांग्लादेश जब बांग्लादेश कन्फ्लिक्ट हुआ था और इंडो पाक वॉर हो रहा था, तो तब मानेकशॉ जो है वो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, जनरल थे। तो जनरल मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि जो ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। तो गुरखा की मतलब मिसाल बहुत ज्यादा जो है दी जाती है। खैर, तो यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है घूम। ठीक है, तो घूम जो है एक स्मॉल हिली जो है आप कह सकते हैं कि छोटा स्टेशन है दार्जिलिंग के, दार्जिलिंग हिमालयन रीजन में, वेस्ट बंगाल के। और ये जो घूम रेलवे स्टेशन है, ये इंडिया का जो है एकदम हाईएस्ट जो है स्टेशन है यहाँ का, इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, और ये 2200 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है। कुछ लोग वर्ल्ड में भी बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना में जो ट्रेन चलती है बीजिंग से लहासा तक जो आती है, उसमें कई स्टेशन की हाइट इससे काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्टेशन है यहाँ पर। और घूम जो मोनेस्ट्री है वो यहीं पे लोकेटेड है। घूम एक इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है। ठीक है, बतासिया लूप यहाँ पर है, और जो बैंड आता है रेलवे का वो घूम में ही पड़ता है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग मॉल की। दार्जिलिंग मॉल, आपको पता है कि सभी हिल स्टेशन पे एक मॉल रोड रहता है। ये मॉल रोड का कंसेप्ट क्या है, मैं एक सेपरेट छोटा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि मॉल रोड का कंसेप्ट क्या है, ये सभी शहरों में क्यों होता है, खासकर हिल स्टेशन पर क्यों है। ठीक है, तो ये जो दार्जिलिंग मॉल है, दार्जिलिंग मॉल जो है वो यहाँ पर दार्जिलिंग टाउन का हार्ट है। किसी भी हिल स्टेशन में मॉल रोड एक इम्पोर्टेंट रहता है। ये बिल्कुल नेहरू रोड के टॉप पर बना हुआ है, एक फ्लैट लैंड है यहाँ पे, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं, बेंचेस वगैरह लगे हैं तो उस पे बैठते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। माउंटेन पीक्स यहाँ से देखी जा सकती हैं। ठीक है, लोग यहाँ के कॉफी वगैरह एंजॉय करते हैं, टी, फोटोग्राफी करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं डेली रूटीन्स में। तो काफी स्पेशियस प्लेस है ये। ओपन थिएटर्स वगैरह भी बने हैं। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पे एक बर्बन पार्क जो है बनाया गया है, चौरास्ता जाना जाता है, एक चौक टाइप भी है यहाँ पे, चौरास्ता भी इसको बोलते हैं। और म्यूजिकल फाउंटेन्स यहाँ पे लगाए गए हैं एज वेल। जैसे सभी हिल स्टेशंस में होता है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग शॉप्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ओपन स्पेस है, जो है यहाँ पे कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट जो है मूवमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। मतलब आपको बाई फुट, पैदल यहाँ पर जो है आप इसको घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक शांति स्तूपा बनाया गया है। शांति स्तूपा जो है ये जलाफर जो हिल्स है उस पे बनाया गया है। शांति स्तूपा को एक जापानीज बुद्धिस्ट ऑर्डर होता है, निपोनजान मायोजी करके, उस ऑर्डर में इसको सेटअप किया गया है। और ये बुद्धा के अवतारों को, जो 4 अवतार जो बुद्धा के माने गए हैं, उसको ये दिखाता है। इसको सेटअप किया गया था 72 से लेके 1992 के बीच में। और काफी मतलब ब्यूटीफुल स्तूपा है। इंडिया में कई जगह शांति स्तूप को बनाया गया है मॉडर्न एरा में, तो उसमें से लद्दाख में, लेह में भी है, यहाँ पर भी है, कई जगह ये शांति स्तूपा बनाए गए हैं। आई थिंक 10-12 की इनकी एक रेंज है, कुछ इस तरह का नंबर है। तो यहाँ पर जो कंचनजंगा का व्यू यहाँ से मिलता है, और बेस्ट प्लेस है यहाँ का जो शांति स्तूपा है। दार्जिलिंग रोपवे है, ये 68 में यहाँ पर बनाया गया था। पहले ये एक ही ट्रॉली से स्टार्ट किया गया था। आज इनके पास काफी लगभग 20-21 के अराउंड यहाँ पे ट्रॉलीज जो है वो मूव करती हैं। इसको बीच में बंद कर दिया गया था, यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई थी, उसमें कुछ टूरिस्ट की डेथ हो गई थी, तो वो केबल जो कार है वो नीचे गिर गई थी, टूट गया था, कुछ इस टाइप का कुछ इंसिडेंट हुआ था। बाद में उसको जो है सरकार ने अपनी गलती मानते हुए इसको फिर से जो है कंटिन्यू किया।
तो ये सर्विस अभी जो है रेगुलर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है, ये अभी 16 कार्स इनके पास है, और ये स्टार्ट होता है नॉर्थ पॉइंट से और जो है वो दार्जिलिंग तक जाता है। ठीक है, सिंगला रिवर यहाँ से बहती है। सिंगला जो है एक पॉइंट है जो रमान रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रोपवे है। अब बात करते हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की। ये इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पर माउंटेनियरिंग के कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं। कोई भी सिविलियन जो एलिजिबल है, जो उस क्राइटेरिया में फिट होता है, वो जाके यहाँ पे एक फीस, जो सब्सिडाइज फीस होती है, उसमें जाके इन कोर्सेज को कर सकता है। तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ का, खाली यहाँ का नहीं, पूरे इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इसको सेटअप किया गया था 1954 में, ताकि इंडिया में माउंटेनियरिंग को जो है बढ़ावा दिया जा सके, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। और जैसे मैंने बताया कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का भी है। ठीक है, इंटरनेशनल इसकी रेपुटेशन, इसको मक्का भी बोला जाता है, माउंटेनियरिंग का जो है इसको मक्का भी जाना जाता है, और पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग को अगर लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज भी कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि दार्जिलिंग में कई मोनेस्ट्रीज जो है यहाँ पर सेट हुई हैं, काफी पुराने टाइम से चलती रही हैं। क्योंकि तिब्बत इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ की कल्चर पर, एक साइड से भूटान, दूसरी साइड से तिब्बत के बीच में दार्जिलिंग बना हुआ है, तो काफी इन्फ्लुएंस रहा है, इसलिए यहाँ पे तिब्बतियन स्टाइल्स के मोनेस्ट्रीज जनरली देखने के लिए मिलते हैं। और एक कारण और भी रहा है, उसका कारण यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब तिब्बत में जब कन्फ्लिक्ट हुआ, जब चाइना ने इन्वेड किया तिब्बत को 50s 51-2 के दौरान, तो कई जो तिब्बतीज हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे तिब्बत से, और वो नॉर्थ ईस्ट के रास्ते इंडिया में आए थे। एक्चुअली में जो दलाई लामा है, जो तिब्बतीज के गुरु हैं, वो भी जो है उस रास्ते से होते हुए इंडिया में आए थे, नॉर्थ ईस्ट के दौरान ही आए थे। एक फिल्म है सेवन ईयर इन तिब्बत, अगर आप कभी हॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो उसमें ये स्टोरी को पूरा कवर किया गया है। तो वो भी नॉर्थ ईस्ट के रास्ते यहाँ से आए थे। तो इसीलिए मोनेस्ट्रीज का काफी इन्फ्लुएंस है, और तिब्बतन कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है दार्जिलिंग में। कई लोग यहाँ पे तिब्बतियंस रहते हैं। तो तिब्बतन बुद्धिज्म में जो टेम्पल होता है, मोनेस्ट्री होती है, उसे गोम्पा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कई अलग अलग सेक्ट्स होते हैं। जो बुद्धिज्म होता है उसमें कई सेक्ट्स रहते हैं, और हर मोनेस्ट्री हर सेक्ट से रिलेट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है डाली मोनेस्ट्री, भूतिया बस्ती मोनेस्ट्री और गो मोनेस्ट्री इंपॉर्टेंट जो है मोनेस्ट्रीज में से एक है। ये आप देख जो रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये घूम मोनेस्ट्री है। यहाँ पर ये काफी फेमस है। ये भी दो हैं, एक ओल्ड घूम है, एक घूम है, तो आप देख सकते हैं। और ये डाली मोनेस्ट्री है, दैट इज वेरी फेमस। तो ये मोनेस्ट्रीज काफी फेमस है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि पहुंचा कैसे जाए, हाउ टू रीच दार्जिलिंग। इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है टूरिज्म में। दार्जिलिंग कनेक्टेड है मेजर सिटीज से, गैंगटोक और कालिम्पोंग के रास्ते बाय रोड। ठीक है, और कोलकाता से जो है लगभग यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। कोलकाता इस से कनेक्टेड है ये यहाँ पर, और 14 आवर्स यहाँ पर लगते हैं कलकत्ता से दार्जिलिंग पहुंचने में। तो इसके अलावा जो यहाँ पे बाय ट्रेन पहुंचा जा सकता है जलपाईगुड़ी से, वेल कनेक्टेड है ये दार्जिलिंग। और इसके अलावा दार्जिलिंग जो है कलकत्ता तक, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोची, इन सभी से वेल कनेक्टेड है। उसके बाद आगे जो है टॉय ट्रेन जाती है, और टॉय ट्रेन तक आप दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। एयर की अगर बात करें तो बाय एयर जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर, वो बागडोगरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है। कोलकाता भी यहाँ पे एयरपोर्ट है नियरेस्ट, आप कह सकते हैं, लेकिन बागडोगरा इज द वेरी नियरेस्ट पोर्ट। तो बागडोगरा से यहाँ तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो है सिटीज यहाँ पर बनते हैं। अब जब हम वहां गए हैं तो रुका कहाँ जाए, तो जनरली जो प्रेफर कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट में जब आप जा रहे हैं, तो वहाँ के सबसे जो सेफेस्ट होते हैं वो वहाँ के स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल सबसे सेफ रहते हैं जनरली। क्योंकि उसमें ये रहता है कि जो इस टाइप के जो स्टेशंस हैं, तो वो जो होटल्स हैं वो सबसे सेफ हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑन होते हैं, तो वहाँ के स्टेट कॉर्पोरेशन उनको चलाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रिजॉर्ट्स में आप स्टे कर सकते हैं, ओयो रूम्स अवेलेबल रहते हैं, ओयो के साइट पे आप जाके देख सकते हैं। गेस्ट हाउस अवेलेबल है यहाँ पर,
होम स्टे भी अवेलेबल है, हॉस्टल्स भी रहते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, बजट ट्रैवलर और ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आपको घर जैसा फील लेना है तो आप होम स्टे में रह सकते हैं। ठीक है, टी स्टेट्स भी अवेलेबल हैं। टी गार्डन्स में जो है कई तरह की प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं 1-2 दिन तो आप टी स्टेट्स में रह सकते हैं। जो नेक्स्ट है इसमें आपके सोर्सेज क्या क्या होंगे, मैंने यहाँ कुछ लिंक दिए हैं। ये ट्रिपोटो एक साइट है, यहाँ से जाके आप दार्जिलिंग के होटल्स के रेट वेरी कर सकते हैं। एयरबीएनबी भी अवेलेबल रहता है, आप एयरबीएनबी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइट पर जाकर आप स्टे चेक कर सकते हैं। गोइबिबो पे कंपैरिजन कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। ओयो रूम्स पर ओयो रूम्स की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। सोलो ट्रैवलर है, बजट ट्रैवलर है तो hostelworld.com को आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारे दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग की सीरीज में आज इतना ही काफी है, मैं इतना ही कराऊंगा। इसके इमीडिएट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, आप वहां से सभी डेस्टिनेशंस का एक जो है विजुअल व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।